चलिए जी, गुड इवनिंग। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो चैप्टर नंबर हमारा ये हो गया फंडामेंटल गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर हो गया 5। फंडामेंटल चैप्टर नंबर 1 था, फिर गुडविल, चेंज इन पीएसआर। डी के गोयल में ये दो चैप्टर सेम होते थे, गुडविल और चेंज इन पीएसआर, वो एक ही चैप्टर होता था कंबाइंड, लेकिन हमने अलग अलग किया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। मेरे पास पुरानी बुक का प्रिंट है, आपके पास देखना चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। टीएस गरेवाल में चैप्टर नंबर 5 होगा ये आपको, डी के गोयल में चैप्टर नंबर 4 होगा। सबसे पहली बात हम करते हैं, हमारा पार्टनरशिप का सारा चैप्टर जो भी उसका फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमने सीखा था चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रिटायरमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था? किसी को याद है? सर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें तो ये ही नहीं याद, उसके अंदर का कैसे याद होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन जब फर्म में, बिजनेस में कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस आने का मतलब ये नहीं है कि दुकान खरीद ली, चेंजेस आने का मतलब है कोई भी एक बड़ा अलग इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे सबसे पहला हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था चेंज इन पीएसआर। अगर पार्टनर्स ने अपनी ओनरशिप चेंज करी, रेशो चेंज करी, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन था। एक मैंने बता दिया, दूसरा बताना। दूसरा था एडमिशन, तीसरा है रिटायरमेंट, चौथा है डेथ और पांचवा है एमलगामेशन, डिसोल्यूशन ही एमलगामेशन। ठीक है जी। डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता, डिसोल्यूशन तो बिजनेस समाप्ति का पार्ट होता है। हमारे बुक में एमलगामेशन वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे पूरी कॉमर्स का वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर होता है एमलगामेशन। तो वो +1 +2 में नहीं होता, वो आएगा आपको आगे ग्रेजुएशन में या सीए में जाके। सीए में तो खैर सब कुछ ही होता है, ग्रेजुएशन में कुछ कुछ चीजें होती हैं। +1 2 में हमारे पास 4 रिकॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जिसमें से 2 कर चुके हैं, तीसरे पे हैं, चौथा अगले चैप्टर में आएगा। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने सीखा था फंडामेंटल चैप्टर में। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बिजनेस बनाना, पार्टनर बनाने, कौन कौन पार्टनर बन सकता है, बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर्स होते थे, याद है? क्या लिमिट होती है, कहां से कहां तक? 2 से 50। लिखा कहां पे हुआ था? पड़ोसियों के एक्ट में, याद है? हमारे पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ था, कंपनीज एक्ट में 2013 में, कंपनीज रूल 2014 में लिखा हुआ था कि मैक्सिमम नंबर 50 होने चाहिए। रूल नंबर नहीं बोला मैंने, एक्ट कंपनीज रूल नंबर बोला है, रूल का नंबर नहीं बोला मैंने, ईयर बोला है। तो कंपनीज एक्ट में लिखे हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को बनाना, कितने पार्टनर्स बनेंगे, क्या नाम होगा, डीड बनाना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसमें कुछ फेर बदल करना, चेंजेस करना। तो फेर बदल या चेंजेस कैसे होते हैं? अगर ओनर्स ने अपनी परसेंटेज चेंज कर ली, अपना ओनरशिप राइट चेंज कर लिया, पहले हम 50-50 के मालिक थे, अब 70-30 के हो गए, तो ये होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, ओरिजिनल बिजनेस को थोड़ा सा बदलना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आप लोगों को मैंने अभी भी दिखाया था, इस बार हमारे पेपरों में आया था। किसी को याद आया? पिछले चैप्टर में पता नहीं, उससे पिछले चैप्टर में एग्जाम क्वेश्चन दिखाया था। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन इस बार हमारे पेपर में भी आया था, थ्योरी का क्वेश्चन, एमसीक्यू का मतलब। तो पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलना एक बार के लिए। फर्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड, फर्स्ट चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर के बाद एडमिशन, एडमिशन के बाद तो हमारी थर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रही है। फोर्थ क्या होती है? डेथ। पांचवी क्या होगी? एमलगामेशन। डेथ अगला चैप्टर होएगा। अब सबसे काम की बात, सर ये चैप्टर कितना टाइम लेगा? अगर हम सही मायने में एक एक घंटा लगाएंगे तो 11-12 दिन ये ले जाएगा। हमारी ट्यूशन की स्पीड स्लो होती है, तो 2 हफ्ते मान के चलो। जब जब आप मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा दोगे, 2 दिन में एक एक घंटा क्लास लेना और 1 दिन में 2 घंटे क्लास लेना, क्या सर सेम चीज है? सेम चीज नहीं है। वैसे मैं हमेशा से बच्चों को बताता आया हूं कि आपको डेली एक एक घंटा पढ़ो। वो उसके लिए है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता या जिससे कंटिन्यूटी नहीं रहती, जो कहता है यार होमवर्क नहीं करना, ठीक है जी, उसके लिए एक ही अप्रोच है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा कर लो, आप पास हो जाओगे ढंग से। अब अगर इसके ऊपर वाली अप्रोच पे जाना है कि नहीं जी हमें पास नहीं होना, हम 50 से 70 में नहीं आना चाहते, हम 80-90 वाली लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए रोज 2 दिन एक एक घंटा पढ़ना, 1 दिन में 2 घंटे पढ़ना,
पता है कहाँ किस अप्रोच में उनकी आउटपुट ज्यादा निकलेगी? जब हम एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं ना, तो हमें पता है कि जब हमारे 55 मिनट्स हो चुके हैं या 40 मिनट्स हो चुके हैं या 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो अगर मैं आधे घंटे का क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा ना, तो हमें पता ही है 2 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, तो मेरा वो फ्लो ज्यादा बनता है। ये याद रखना कभी भी जब आपको अच्छी तैयारी करनी है, टेस्ट की, स्कूल की, रिवीजन की, कुछ भी है, तब आपको 2 दिन में 1-1 घंटे से बेटर आउटपुट देगा एक दिन में 2 घंटे। ठीक है जी। तो बीच बीच में अब हम अपनी क्लासेस थोड़ी सी ऐसे बड़ी रखा करेंगे, 2-2, 2.5-2.5 घंटे की, हर चैप्टर में 1 या 2 क्लास तो रखेंगे कम से कम, ताकि उस दिन मेरी थोड़ी सी आउटपुट ज्यादा निकले। ठीक है जी। तो अब ये हमारा ओवरऑल 11, 12, 13 दिन लेके जाएगा ये चैप्टर। ठीक है जी। पेपर में कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आएगा। नाउ यू आर ऑल अवेयर विद द लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में अब आपको पता है क्या होता है, वही 5 एस्पेक्ट, न्यू रेशियो निकालना, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करना। तो इसको मैं 2 हिस्से मान रहा हूं, न्यू रेशियो निकालना एक हिस्सा, सेकंड गुडविल निकालना, बाकी 3 फॉर्मेट। कौन कौन से बोलोगे? रीवैल्यूएशन, फाइनेंस कैपिटल, बैलेंस शीट। सेम रहने वाला है यहाँ पे भी, जो 5 हिस्से पिछले चैप्टर में थे वही 5 हिस्से इस चैप्टर में हैं। चेंजेस क्या होने वाले हैं? 60% सेम है ये चैप्टर पिछले चैप्टर की तरह। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये आपस में 60% सेम है। सर क्या? सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले तो इस चैप्टर में टॉपिक क्या आने हैं। तो टॉपिक नंबर 1 देखना, टॉपिक नंबर 1 है न्यू पीएसआर। आप मुझे एडमिशन चैप्टर में बता सकते, पहले तो ये लिखो यार, इसके ऊपर ना चैप्टर आपके देखना बुक में चैप्टर 5 लिखा हुआ है ना, रिटायरमेंट के ऊपर लिखो रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब ये हैंड रिटन नोट्स खत्म होंगे ना, उसके बाद आपको ये वाला पेज भी मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से। कोई एक बार चेक करना, यही पेज है हैंड रिटन नोट्स के बाद टॉपिक्स टू बी कवर्ड वाला। ठीक है, तो किसी भी पेज पे लिख लो, चाहे हैंड रिटन वाले पे लिख लो, चाहे तो इसी वाले प्रिंटेड वाले पेज पे लिख लो। ठीक है जी। पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में लिख लो गेनिंग रेशियो। इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आती, गेनिंग रेशियो होती है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग का अपोजिट। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला किसी को अगर याद हो तो अगर उसका अपोजिट, यार सैक्रिफाइस का अपोजिट क्या होता है? सैक्रिफाइस का अपोजिट क्या होगा? गेन। लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट। तो वही तो है, सैक्रिफाइस यानी कि लॉस, प्रॉफिट यानी कि गेन। तो इस चैप्टर में कौन सी रेशियो काम आएगी? गेनिंग। तो ये 2 चीजें लिख लो, पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन रिटायरमेंट के ऊपर, एंड लिख देना गेनिंग रेशियो। इस चैप्टर में कौन सी रेशियो काम आएगी? गेनिंग रेशियो। अब हम एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, वो साथ साथ आप लिख लेना। देखो जी, एग्जाम में एक तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपको, ठीक है। विद चॉइस भी आ सकता है, विदाउट चॉइस भी आ सकता है। विद चॉइस आया था पिछले साल रिटायरमेंट के साथ, तब बच्चों ने पता क्या किया था पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल बच्चों ने रिटायरमेंट और एडमिशन के किए तो दोनों चैप्टर थे। एडमिशन पूरा अच्छे से करके गए थे, ठीक है। अगर एडमिशन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा खतरनाक या यूनिक आ जाता है तो कहते हैं हम रिटायरमेंट कर लेंगे। लेकिन सीबीएसई में यूनिक या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, एक आधा आ जाता है जरूर, लेकिन उतने नहीं आते। एक आधा भी ऐसा आता है कि उतनी तैयारी हमने ऑलरेडी 4-4 बार कर रखी होगी। ठीक है जी। तो एक तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आना ही आना है। एडमिशन और रिटायरमेंट का एक एक लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आना ही होता है। हो सकता है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल तक आ जाए, हो सकता है सिर्फ जर्नल एंट्रीज आ जाए, कि सारे क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ। दूसरा, एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेम एडमिशन जैसा पार्टनर है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा गुडविल वाला। पिछले चैप्टर में भी बताया था प्रीमियम फॉर गुडविल वाला 1, 2 या 3 नंबर में आएगा, इसमें भी। और 1 नंबर वाले क्वेश्चन वही आएंगे, रेशियो निकालो, जो ज्यादातर बच्चों को पिछले चैप्टर में जिससे नफरत हुई है, सर रेशियोज नहीं हो रही। उसका एक रीजन ये भी है, मानना पड़ेगा, जब हम समझ लो 1 तारीख को रेशियो कर रहे हैं, मतलब पहले 3-4 दिन हमने रेशियो की, उसके अगले 20-25 दिन हम कर ही रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल और बैलेंस शीट रहे हैं, तो रेशियो की उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसलिए हमें लगता है 20 दिन पहले वाला रेशियोज नहीं निकलती, बाकी हो जाता है। तो आना यही है, 6 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा,
लगभग लगभग 2 नंबर में आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल वाला, 1 नंबर में 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास न्यू रेशियो वाले, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते ही नहीं है, सिर्फ एक ही टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एमसीक्यूज। अगली चीज रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो एडमिशन में था ये देखना आपको पता लग जाएगा, वही का वही क्या लिखा हुआ मैंने, सेम किस में है, तो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन रिटायरमेंट वाले चैप्टर में एडमिशन वाले चैप्टर से ज्यादा मुश्किल ट्रांजैक्शनें डाली है मैंने। कौन सी? रीवैल्यूएशन की। अभी तक जो हमने रीवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शनें की हैं सिर्फ उसमें डेटर वाली पे बच्चों को कंप्लेंट आती थी कि सर डेटर वाला कई बार भूल जाते हैं, बाकी सारी इजी थी, वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, क्रेडिटर्स टू बी पेड मोर या पेड लेस, ऐसी थी। इस वाले चैप्टर में रीवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शन वैसी आएंगी जो गुडविल वाले चैप्टर में नहीं की थी। मेजर रिपेयर को बैलेंस शीट में नहीं लिखा, P&L में लिख दिया। बाइक को हमने कहां पे लिख दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया, P&L अकाउंट में दिखा दिया। मतलब इस चैप्टर में रीवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शन थोड़ी सी एक्स्ट्रा आएंगी बस, लेकिन है सेम, कोई फंडा चेंज नहीं है। अभी मैंने आपका माइंड सेट कर दिया, जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे आप कहोगे इतनी भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बीच बीच में से अब सारा कुछ थोड़ी ना इतना स्मूथ चलेगा, थोड़ा बहुत तो लेवल कम ज्यादा होता है। पार्टनर्स कैपिटल क्या लिखा हुआ है देखना, और तीसरा बैलेंस शीट सेम। अच्छा, गुडविल पिछले चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालते थे, इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो में निकालते हैं, सिर्फ यही चेंज है, ऊपर वाला सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री क्या होगी? एंट्री सेम रहने वाली है पूरे सिलेबस में, पूरा सिलेबस समझ रहे हो, चाहे वो गुडविल का चैप्टर था, चेंज इन पीएसआर का था, एडमिशन का था, रिटायरमेंट का था। मैंने क्या चेंज किया? गुडविल। एडमिशन चैप्टर में बोलोगे गुडविल किस रेशियो में जाती थी, इस चैप्टर में रिटायरमेंट हो रही है, मतलब बंदा आ नहीं रहा, ठीक है, बिजनेस में से जा रहा है, तो ऑब्वियस है अपोजिट हो गया ना, आने का अपोजिट जाना हो गया। तो जब आ रहा था तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल लेके आ रहा है, जा रहा है तो गेनिंग रेशियो में जाएगी, अपोजिट हो गया, ऐसे याद रख लो। लेकिन एंट्री वही की वही है पूरे सिलेबस में, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग वाले को हमेशा पैसे भरने पड़ते हैं, सैक्रिफाइसिंग वाले को हमेशा पैसा मिलता है। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का मतलब किसने अपना हिस्सा बेचा, मुझे बताओ। जो अपना हिस्सा बेच के जा रहा है वो अपना हिस्सा मतलब सैक्रिफाइस करके जा रहा है या गेन करके? तो सैक्रिफाइसिंग वाले को पैसे मिलने चाहिए, मतलब डेबिट या क्रेडिट? जिसको पैसे मिलने चाहिए, सोच के बोल लो, 5 सेकंड सोच लो, जिसको पैसे मिलने चाहिए क्रेडिट, जो पैसे देगा। रिटायरमेंट के चैप्टर में कौन अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है और उसका हिस्सा किसको मिल रहा है? नया पार्टनर तो है ही नहीं, मैं कह रहा हूं जा रहा है, जो जा रहा है मतलब वो अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, किसको छोड़ के जा रहा होगा अपना हिस्सा? जो बाकी बचे हुए। तो देखा जाए हिस्से का, अपने ओनरशिप का किसको सैक्रिफाइस हुआ? जो पार्टनर जा रहा है, मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा किसने ले लिया? क्या बिजनेस में पार्टनर्स के बीच में कुछ भी फ्री होता है? चाहे एडमिशन का टाइम हो, चाहे चेंज इन पीएसआर का, चाहे रिटायरमेंट का, कुछ भी फ्री नहीं होता। तो बदले में जो अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, ऐसे समझो हिस्सा मतलब मेरे घर का हिस्सा। तो जब एक चाचा जी अपना, जब 2 भाई होते हैं, चाचा अपना हिस्सा छोड़ के जाता है, तो बड़े भाई या छोटे भाई को फ्री में मिलता है कि उसको आधे पैसे देता है कि या तो तू घर ले ले या मुझसे आधे पैसे ले ले, चॉइस तेरी है। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को क्या कहता है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, क्या बोलता है बड़ा भाई? या तो एक काम कर, ये पूरा घर है, या तो ये घर तू ले ले, ना तेरे हिस्से का आ रहा है पूरा, ना मेरी फैमिली पूरी आ रही है। 1 करोड़ का घर है, या तो तू 50 लाख मुझे दे दे, मैं इस घर से चला जाता हूं, या 50 लाख तू मुझसे ले ले, तू अपना चला जा, ऐसे ही होता है। तो आप इसको ऐसे समझो, रिटायरिंग वाला बंदा अपना घर का हिस्सा, ठीक है जी, अपने घर का हिस्सा छोड़ के जा रहा है, मतलब अपना हिस्सा बेच के जा रहा है। तो पैसे कौन खाएगा, मतलब किसको पैसे मिलेंगे? रिटायरिंग वाले को। कौन देगा? जिसने उस घर पे यानी कि उस बिजनेस पे बाकी कब्जा कर लिया, यानी कि उसका शेयर जिसको मिल गया। एंट्री सेम रहने वाली है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। जिसको गेन हुआ है वो पैसे भरेगा, भरेगा मतलब उसके अकाउंट में से निकाल लो। तो जब हम किसी के अकाउंट में से पैसा निकाल लेंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और जिसके अकाउंट में पैसे डालने हैं, तो एंट्री क्या बनी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग कौन? जिसको हिस्सा मिला। सैक्रिफाइस कौन? जिसने हिस्सा बेचा। सैक्रिफाइसिंग वाले को हिस्सा बेचने के बदले में, सेंटेंस पूरा करना, पैसे मिलेंगे। गेनिंग वाले को हिस्सा खरीदने के बदले में पैसे देने पड़ेंगे। देने को अकाउंट में डेबिट बोलेंगे या क्रेडिट?
पैसे देने हैं, डेबिट, जिसको मिलेंगे क्रेडिट। तो ये खत्म हो गया जी। ठीक, एक ओवरऑल एस्पेक्ट समझ में आ गया। तो ये एरो अपने आप समझना, थोड़ी सी राइटिंग ठीक ठाक ही है, समझ आ जाएगी। ये वाला कौन सा है, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है जी। ऊपर क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा है, थोड़ा उर्दू, शेयर, रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर दे रहा है, पहली एरो ठीक है, देखना फर्स्ट एरो ओके है। रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर किसको देके जा रहा है, तो बच्चे हुए को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, रिमेनिंग पार्टनर, बिल्कुल ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर में नाम डाल देते हैं बी का, टोटल है 3 पार्टनर ए बी सी। बी अपना हिस्सा किसको दे रहा है, ए और सी को, है ना, ए एंड सी को। जहां तक भी ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ए और सी सेकंड नंबर पे उसको क्या दे रहे हैं, पैसे, कौन से पैसे, गुडविल के पैसे, क्योंकि वो अपना हिस्सा बेच के जा रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे उसको मिलेंगे। क्योंकि बी कह रहा है जब मेरी एडमिशन हुई थी आज से कई साल पहले, तब तुमने मुझसे कैपिटल के पैसे लिए थे, कैपिटल के साथ साथ और सेकंड कौन से पैसे लिए थे, याद है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 तरह के पैसे लिए थे। अब मैं 2 तरह के पैसे लेके जाऊंगा। एक पैसा मैंने पहले एडमिशन के टाइम पे, याद रखो यार, एडमिशन में जब सी आया था, सी कौन कौन से पैसे लेके आया था, बोलोगे, कैपिटल और प्रीमियम लिख दूं, गुडविल लिख दूं, समझ में आ जाएगा। कैपिटल का पैसा हमने कहां पे इन्वेस्ट किया था, ये बात समझ में आती है। जब जब कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी आप 1995 का सफर तय कर सकते हो, याद रखना। आपके अगर दिमाग में पहले नंबर है ना, फिर नहीं आएंगे। आपके दिमाग में होना चाहिए पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, फिर प्रैक्टिस और नंबर, ठीक है जी। तो आप अपने ऐसा सोचा करो, पहले 2-3 दिन तो मेरे को कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए ना, फिर क्वेश्चंस तो देखो, कोई चाह के भी सारे क्वेश्चन करा ही नहीं सकता सीबीएसई में, कौन से आने हैं क्वेश्चन, तो 100 तरह के बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। जब सी की एडमिशन हो रही थी, कौन कौन से पैसे लेके आया था, एक बार के लिए आवाज आनी चाहिए, कैपिटल और कैपिटल के पैसे क्या पार्टनर को मिले थे, नहीं यार, सी के पैसे हैं तो सी के कैपिटल अकाउंट में गए थे, याद करना। सी के पैसे सी के कैपिटल अकाउंट में क्या लिख के डाले थे, बहुत बढ़िया, बाय बैंक, और सी के अकाउंट में डाले थे, ना कि ए और बी में। फिर वो वाले पैसे हमने, याद है, बैलेंस शीट में बैंक में ऐड किए थे, याद करो। बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, बिजनेस उन पैसों से फर्नीचर खरीद रहा था, स्टॉक खरीद रहा था, जो मर्जी करे। यानी कि कैपिटल का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है। ये बात आपको पूरा साल स्कूल में ये लाइन सुनने के लिए ही नहीं मिलेगी। जितने मर्जी आप यूट्यूबर टीचर्स ढूंढ लो, कोई इक्का दुक्का टीचर होंगे जो ये वाली लाइन आपको समझा पाएंगे। कैपिटल का पैसा बिजनेस की बैलेंस शीट में जाके बिजनेस में यूज होता है, किसी पार्टनर्स को नहीं जाता। लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा था, किसको बांटा था आपने, एंट्री बोलना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी। तो यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आपने ए और बी को बांटा था, किस रेशियो में। तो अब यहां से एक कहानी को हमने रिवर्स करना है। जो पैसा बिजनेस में लगा, रिटायरिंग वाला पैसा, कैपिटल का भी तो वापस मांगेगा ना। समझ लो सी रिटायर हो रहा है, क्या सी सिर्फ गुडविल के पैसे लेके दुकान में से जाएगा क्या, सी कहेगा जो मेरी कैपिटल लगी हुई है, जो स्टार्टिंग में मैंने 15 लाख लगाया था उसका क्या, जो मैंने पैसा लगाया था उसका क्या। गुडविल का पैसा तो वो है जो मैं अपना शेयर बेच के जा रहा हूं। जब मैं आया था तुमने 2 तरह के पैसे लिए थे, एक तो हमने बिजनेस में पैसा डाला हुआ है, ए बी कह रहे थे तो तू भी डाल, तुझे चले चलाए दुकान में हिस्सा मिला आज पहले ही दिन से, उसके बदले में तू हमें गुडविल के पैसे दे। सेम यही वो जाते टाइम, रिटायरमेंट के टाइम पे जाते टाइम, जब सी जा रहा है दुकान में से, सी कह रहा है अब मेरे को 2 तरह का पैसा दो, एक जो मैं अपना हिस्सा बेच के जा रहा हूं उसके बदले में मुझे गुडविल का पैसा दो। गुडविल का पैसा कौन देगा, जो बच जाएंगे, ए एंड बी, क्योंकि सी का जो शेयर है कौन कौन खरीद लेगा, खरीदना हम बोलते हैं। अगर आप नहीं भी बोलोगे यार, सी का जो भी शेयर है अब तो 2 जनों में ही बटेगा। पहले प्रॉफिट होता था 3 में बटता था, आने वाले टाइम में 2 में बटेगा। पहले तीनों का हिस्सा था 33% आज हिस्सा है 50% सी के जाने के बाद, तो 17 का फायदा हो गया ना। तो इसका मतलब ये है जिनको फायदा हुआ है वो गुडविल के पैसे देंगे, मतलब कि गुडविल के पैसे कौन देगा, मतलब सी लेगा बाय ए और बी, यानी कि फ्रॉम ए और बी से, और साथ में वो अपनी कैपिटल का पैसा किससे लेगा, बिजनेस से।
कैपिटल के साथ साथ अगर सी ने बोला भैया ड्रॉर खोल के दिखाओ, हम पिछले 15 सालों से तीनों पार्टनर्स हैं, एक काम करना ड्रॉर खोलना, उस वाले बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देना, उस वाले जीपे में देखो कितने पैसे पड़े हैं, वो देखो हमने कितने के शेयर्स खरीद रखे हैं, यानी कि सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस प्लस सारी कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस सारी कैपिटल, वो कहां से लेगा? बिजनेस से। तो रिटायरिंग वाले बंदे को कौन कौन सा पैसा मिलेगा? कैपिटल का, कोई बिजनेस में जर्नल रिजर्व वगैरह पड़ा हो उसका, बिजनेस में रीवैल्यूएशन कहेगा, मेरे एडमिशन के टाइम पे तो तुमने रीवैल्यूएशन की थी सारी एसेट लायबिलिटी, आज मैं जा रहा हूं तो रिटायरिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो आज भी बिजनेस की एसेट लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करो, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी मुझे दो, जर्नल रिजर्व के अगर साथ लॉस है तो वो भी देना पड़ेगा, मतलब जो जो एडमिशन के टाइम पे हुआ था सारा का सारा ये करेगा। देखो जी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ले भाई आगम तेरे लिए पिज्जा मंगाया है, पहले ये पिज्जा था, पिज्जा की स्लाइस काउंट करो जी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 क्या आगम खाएगा? तब जाके शांत होएगा, ठीक है। तो समझ लो ओल्ड के टाइम पे जब बिजनेस में 3 पार्टनर थे, मुझे बताना 3 इक्वल पार्टनर हैं, ए को कितने पिज्जा मिलेंगे? हाँ, ए को कितने स्लाइस मिलेंगी? 2, बी को, सी को 2, यानी कि पहले इनको 2 मिल रहे हैं। अब जो सी है वो हो रहा है रिटायर, ठीक है जी। सेकंड पिज्जा, मतलब हमारा हर महीने की 1 तारीख को पिज्जा आता है जी, पिज्जा वही है, ठीक है जी। अब सी हो गया रिटायर, सी कह रहा है चलो यार हम तो चले 15 साल की मेहनत करके बिजनेस को ग्रो करके, बिजनेस को डेवलप करने के बाद 15-18 सालों के बाद सी रिटायर हो रहा है। ये भाषा समझ में आती है आपको? क्या इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? सी इन एबीसी ने इकट्ठे बिजनेस खोला था, आज 18-20 साल हो गए, 15 साल हो गए, बिजनेस की ग्रोथ में, बिजनेस को डेवलप करने के बाद वो रिटायर हो रहा है, कह रहा मेरे बच्चे चले गए कनेडा, 80 भी चले कनेडा, ठीक है जी। अगले दिन, अगले साल, अगले महीने जब पिज्जा आएगा 6 स्लाइस वाला, न्यू के हिसाब से यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट के हिसाब से पिज्जा किस किस में बटेगा? सी चला गया है, कितने कितने पीसेस आएंगे? मेरे हिसाब से इतनी भाषा तो समझ में आ गई होगी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर मुझे न्यू रेशो निकालनी हो, न्यू नहीं, सबसे पहले अगर मुझे गेनिंग रेशो निकालनी हो, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। ए के लिए, ए को नए बिजनेस में कितने पिज्जा स्लाइस मिल रही हैं? कितनी? अरे ए को नए वाले में कितने स्लाइसेस मिल रही हैं? पुराने में कितनी मिल रही थी? कितने का फायदा हुआ? तो गेनिंग रेशो निकल आई। पहले मतलब आज 3 मिल रहे हैं, पहले कितने मिलते थे? 2। तो फॉर्मूला तो बकवास है, यही का यही बकवास शब्द मैंने एडमिशन के टाइम पे भी बोला था। जब जब तुम फॉर्मूला ओरिएंटेड रहोगे तुम्हें ये लगेगा न्यू रेशो ओल्ड रेशो ही है, तुम थोड़ा सा ढंग से सोचना शुरू कर दोगे। मैं मान गया, पिछले चैप्टर में भी बोला था, जब हम वैल्यू ले लेते हैं ऐसे 3 2 100 50 तब हमें समझ में आ जाता है, जबकि एक्चुअल में हमें एलसीएम करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं समझाने के लिए अगर एलसीएम लेने लगा, आप तो कहोगे पहला टॉपिक ही बड़ा खतरनाक है, तो समझा, पहले हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, क्वेश्चन धीरे धीरे बिल्ड होंगे। समझ में आया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड कैसे बन गया? क्या ये फॉर्मूला है? नहीं। आज मुझे टोटल कितना हिस्सा मिल रहा है? 3 रुपए का। पहले कितने का मिलता था जब तीनों पार्टनर्स थे? क्योंकि पहले ज्यादा जनों में बढ़ता था तो हिस्सा कम मिलेगा ना, अब कम जनों में बंटता है तो मेरी कॉन्ट्री यानी कि मुझे हिस्सा ज्यादा मिल रहा है, 3 मिल रहे हैं,
तो फॉर्मूला क्या बन गया, अब कितना मिल रहा है माइनस पहले कितना मिलता था, तो पहले के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मतलब आपका गेन, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ये निकल गया। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला एलसीएम उलसीएम से नहीं आया था, वो तो हमारे क्वेश्चंस परसेंटेज में नहीं होते 70% 30%। अगर हमारे क्वेश्चन को 1/2 3/5 को खत्म कर देना, यही लेके आ जाए भैया परसेंटेज में है 66% है 75 है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी एलसीएम उलसीएम लेने की। तो ये हो गया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है जी, न्यू माइनस ओल्ड ऐसे ही उसका निकल जाएगा। अब इस केस में मुझे बताओ ए के पास पहले कितने थे, 2 हिस्से, अब कितने हिस्से हैं 3, उसको जो एक एक्स्ट्रा हिस्सा मिला है वो किसका मिला था, रिटायरिंग पार्टनर का। रिटायरिंग पार्टनर अपना पूरा हिस्सा छोड़ गया, किस किस के फेवर में छोड़ गया, तो अगर मुझे ये 3-3 नहीं दिया हुआ, ये जरूर दिया हुआ है कि जो रिटायरिंग पार्टनर के 2 पिज्जा के हिस्से थे इक्वली वो बांट के चला गया किस किस को। क्वेश्चन अब मैं चेंज कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं, कोई ज्यादा चेंज नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन में ना ये नहीं पता कि ए और बी को सी के जाने के बाद टोटल कितना मिल रहा है, लेकिन ये पता है कि पहले ओल्ड इनको इतना मिलता था, गेन इनको इतना हुआ है। अब मुझे बताना क्या आप न्यू हिस्सा निकाल सकते हो, ओल्ड प्लस, अगर अगर क्वेश्चन आपको ये डेटा समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हो, पहले हमने 3 में से 2 इंफॉर्मेशन हमेशा होंगी, ओल्ड हमेशा होगा, अगर गेन दिया हुआ है तो न्यू रेशो निकाल लेना, अगर न्यू दिया हुआ है तो माइनस करके गेन निकाल लेना। इस क्वेश्चन में बताना क्या निकाल सकता हूं मैं, न्यू का फॉर्मूला बता सकते हो, ओल्ड प्लस पहले कितना था प्लस सी का कितना हिस्सा मुझे मिल गया, तो मतलब मेरा हिस्सा बढ़ जाएगा या कम होएगा, एक बार फिर से, मेरा हिस्सा सी के हिस्सा मुझे मिलने के बाद मेरा हिस्सा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये फिक्स हो गया, न्यू रेशो ज्यादातर सारे क्वेश्चन में ज्यादा ही आने वाली है ओल्ड वाले से, ठीक है। कितना, ओल्ड प्लस गेन, ए का बताओ, ए के पास ओल्ड कितना था 2 बाई, अगर मेरे को परसेंटेज में डिवाइड में लिखना हो 2/6 प्लस 1/2, ऐसा कर लेंगे कुछ, नहीं तो अगर हम सिंपल रखते हैं 2 + 1 कितना हो गया 3। बी के पास ओल्ड कितना था, बी के पास उसको पहले कितने पिज्जा मिलते थे, उसके बाद एक पिज्जा फालतू मिलने लग गया तो टोटल 3। तो ये और कुछ नहीं है, ये आपका गुडविल का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी। कल को पहले तीनों में 2-2 रुपए का प्रॉफिट बनता था, आज हम इस पिज्जा को नाम चेंज कर देते हैं प्रॉफिट के साथ। एक साल का प्रॉफिट है 6 लाख, क्या है, एक साल का प्रॉफिट है 6 लाख, तो 6 लाख पहले बढ़ता था तो तीनों में 2-2 लाख बढ़ता था, 3 हिस्से होते थे 6 लाख के, 6 लाख के 3 हिस्से हैं तो तीनों में कितना मिलेगा 2 लाख ईच। एक बंदा रिटायर हो गया लेकिन बिजनेस आज भी 6 लाख कमा रहा है, तो रिटायर होने के बाद अब 6 लाख रुपए के कितने हिस्से होंगे, 6 हिस्से, 6 लाख के कितने हिस्से होंगे 2, कितने कितने के 3 लाख 3 लाख के, यानी कि पहले प्रॉफिट कम जनों में बढ़ता था, ज्यादा जनों में बढ़ता था तो कम कम मिलता था, आज प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा मिलेगा। तो सी यही तो दुहाई दे के जा रहा है, कह रहा आने वाले सालों में तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा जहां 2-2 लाख मिलता था, आगे कितना कितना मिलता रहेगा, इसी के बदले में आप ऐसे समझो मैं अपना हिस्सा बेच के जा रहा हूं, इसी के बदले में तो आप लोग मुझे गुडविल के पैसे दोगे। तो 2 एंगल से मैंने आपको गुडविल सिखा दी, एक मैं अपना शेयर बेच के जा रहा हूं, फ्री में नहीं बेचूंगा, आज मुझे पैसे दो, पहला एंगल ये सिखाया था 5-7 मिनट पहले। सी को गुडविल के पैसे मिलने चाहिए कि नहीं, आपका विचार क्या कहता है, इसके 2 एंगल हैं, क्यों मिलने चाहिए। सी कह रहा है मैं अपना शेयर बेच के जा रहा हूं, अपना हिस्सा खाली करके जा रहा हूं, उसके बदले में पैसा दो, केस नंबर 1। केस नंबर 2 कह रहा है कि जो प्रॉफिट होता था पूरे साल का, तीनों में बढ़ता था तो 2-2 लाख आता था, आज के बाद कितनों में बटेगा, तो हिस्सा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, पिज्जा की पहले 2 स्लाइस मिलती थी अब 3 मिलेंगी। तो दूसरा एंगल ये होता है, आपको जो एंगल अच्छा लगे आप याद रख लो, दोनों लॉजिकल हैं, दोनों रह जाएंगे तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। तो इसी के साथ हमारे न्यू रेशियो के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ओल्ड हमेशा दी होगी, गेन या न्यू में से कोई एक दिया होगा, दूसरा निकालना होगा, बस ऑब्वियस है वहां पे पिज्जा नहीं आएंगे कि 4 पिज्जा थे 2 रह गए 3 रह गए, ठीक है, वहां पे आएंगे कि ए बी सी का शेयर है 3, 2, 1, ठीक है जी। इधर देखो अब एक क्वेश्चन बना रहा हूं, मुझे नहीं पता क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा 2 में आएगा 5 में आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तो बना रहा हूं कि आपको समझ में आ सके कि पिज्जा पुज्जा बर्गर छोड़ दो,
अब देखते हैं कि डिवाइड बाय करके जो सच में क्वेश्चन आने हैं। बी रिटायर हो गया और वो अपना शेयर सरेंडर करके जा रहा है। एक दो बच्चों ने बोला सर हमें तो टेस्ट में सरेंडर ही नहीं समझ आया, 1 महीना चलता रह गया, सैक्रिफाइस, सरेंडर, लो, सारा एक ही तो चीज है। तो बी रिटायर हुआ और वो अपना शेयर सरेंडर करके जा रहा है, किसको? एक पॉइंट जो हमारा डिस्कस नहीं हुआ, क्या बी अपना सारा हिस्सा किसी एक को भी सरेंडर करके जा सकता है? क्योंकि पिछले चैप्टर में याद है एक बंदा भी सिर्फ सैक्रिफाइस कर रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर पेपर में ये भी आ सकता है क्या, ओल्ड रेशो 3:1 है, न्यू रेशो 1:5 है, तो हो सकता है एक और बंदे को भी गेन हो जाए, सैक्रिफाइस हो जाए। तो कोई भी कॉम्बिनेशंस निकल सकते हैं, याद रखना। जरूरी नहीं है ए जो बचे हुए पार्टनर है उनको हमेशा गेन होगा। अगर क्वेश्चन ने रेशो ही दे दी अलग से, उस रेशो में हो सकता है उसको भी सैक्रिफाइस आए। तो बी ने सरेंडर किया अपना हिस्सा किस किस को, इन 1:2। ऐसे क्वेश्चन याद है हमने किए थे कि नया बंदा आ रहा है, वो अपना शेयर किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है, एडमिशन के टाइम पे इस रेशियो में ले रहा है। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का देखते हैं कैसे। बी का अपना शेयर कितना है बताओगे? बी का शेयर, बी का शेयर देखना कितना है, 2/6। तो बी अपना शेयर किस किस को सैक्रिफाइस करके जा रहा है, किस रेशियो में? तो यानी कि यहां पे निकालना पड़ेगा बी सरेंडर्स। सर अगर हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गेन्स, कुछ मर्जी लिख लो, बी सरेंडर्स टू ए, बी सैक्रिफाइस टू ए, बी गिविंग हिज शेयर टू ए टेकन हिज शेयर फ्रॉम बी, कुछ मर्जी लिख लो। सबसे सिंपल ए गेन्स, ए को कितने का गेन हो रहा है, बी अपना शेयर छोड़ रहा है 2/6, लेकिन 2/6 का 1/3 वो किसको देके जा रहा है? ठीक है, ए गेन्स यानी कि बी सैक्रिफाइस। पहला समझ में आया? देखना, अगर पहला समझ आया फिर मैं आगे चलूंगा यार। बी अपना शेयर सरेंडर करके जा रहा है, अपने शेयर का 1/3 किसी और को दे रहा है। दूसरी लाइन कंप्लीट करना, बी अपने शेयर का, बोलो दोबारा से, 1/3 किसको देके जा रहा है, और बी अपने शेयर का किसको देके जा रहा है? क्या मैं इसको पैसिव वॉइस में बोल सकता हूं एक्टिव की जगह? ए को बी का इतना हिस्सा मिल रहा है, सी को भी बी का इतना हिस्सा मिल रहा है। क्या ए और सी के लिए गेन है? क्या बी के लिए हमेशा सैक्रिफाइस है? बी तो जाहिर है, बी के लिए तो टोटल सैक्रिफाइस है। क्या जरूरी है गेन हमेशा ए और सी दोनों को होएगा? सिर्फ ए को भी हो सकता है, या फिर एक सबसे अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, क्या बचे हुए पार्टनर में भी कोई सैक्रिफाइस कर सकता है? यस, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब मुझे बताना ए को कितने का गेन हुआ, बी का शेयर था 2/6, उसका 1/3। आगे लैंग्वेज बताना क्या लिखूं आगे, सारा कुछ लिखा हुआ है, सी या फिर बी सैक्रिफाइस टू सी। बी के पास शेयर कितना था, 2/6 का कितना उसने, ये कितना बनेगा 4/18, लेकिन मेरे ऊपर रेशियो है 3:1, 3:1 यानी कि 3/6, तो इसका डिनोमिनेटर भी 6 के बराबर कर किया जा सकता है। देखना 2/18 6 पे कट सकता है, मतलब नीचे 6 बच जाए, नहीं बन सकता ना, 3 होता तो बन जाता। चलो कोई बात नहीं, ये मेरे पास आ गया गेनिंग रेशियो 2:4। होल्ड कर रहा हूं 10 सेकेंड, मेरी लाइन हजम करना। ये जो मेरे पास है 2/18 4/18, दिस इज योर गेनिंग रेशियो। लिखा ही हुआ है भाई, ए गेन्स सी गेन्स, हाँ ये शेयर है तो रेशियो बन गई 2:4। क्या निकालना है और मुझे? न्यू पीएसआर का फॉर्मूला रिटायरमेंट चैप्टर में क्या बना, ओल्ड प्लस गेन, जितना मेरे पास पहले था प्लस मुझे सी से कितना मिला, एक के पास पहले कितना था उसको कितने का गेन हुआ है, निकालना। ठीक है, 11/18। बी के पास पहले कितना था, नहीं बी का नहीं निकालें, सी का निकालेंगे। सी के पास पहले कितना था, सी के पास था 1/6, उसको कितना मिले दूसरे वाले से, तो इसका कितना बन जाएगा,
7/18, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो 11:7 आ गया। ठीक है, ये न्यू रेशो है। इस चैप्टर में जो गुडविल की एंट्रीज करनी है, ठीक है, इस चैप्टर में जो गुडविल की एंट्रीज करनी है, मेरे को बताना इस चैप्टर में गुडविल किस रेशो में बांटना था? गेनिंग रेशो 2:4 है या 11:7 है? गेनिंग रेशो 1:2 या 2:4, और ये फिर 11:7 क्या है? क्या दोनों अलग अलग होते हैं? ठीक है, गुडविल किस रेशो में जाती है, या गेनिंग या सैक्रिफाइस? एडमिशन का चैप्टर सैक्रिफाइसिंग रेशो में, रिटायरमेंट का चैप्टर। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट है, अंदर ही अंदर तुम जितना मर्जी कर लो, जितने मर्जी मैथमेटिक्स लगा लो, कॉम्बिनेशन लगा लो, जो कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट है, गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो एक ही चीज होती है। उसके लिए वो गेनिंग हो जाएगा, मेरे लिए सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। अब गेनिंग का फॉर्मूला लगाओगे, सैक्रिफाइसिंग का लगाओ, जो मर्जी लगा लो, आंसर वही आने वाला है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर इसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाना चाहूं गुडविल की, गेन किस किस को हुआ है? ए और सी को गेन क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने बी का हिस्सा खरीद लिया है। ठीक है, खरीदा हुआ बंदा पैसे भरेगा, जो अपनी लैंड घर खरीदने जाएगा पैसे भरेगा, और अकाउंट में पैसा भरना यानी कि उसके अकाउंट में से निकालना, डेबिट या क्रेडिट? ए डेबिट, सी डेबिट टू, ये समझ में आ गई? गुडविल का टॉपिक भी साथ साथ खत्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितना वो जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे पार्टनर्स कैपिटल में फिल करना हो, मुझे बताना, एक सेंटेंस में बताओ कौन पैसे दे रहा है, किसको पैसे मिल रहे हैं। तो जो रेशो थी अभी फिलहाल मैं वही लिख लेता हूं, ये लो 1:2 थी ना, जिसमें वो गेनिंग सैक्रिफाइस हो रहा था। ए कितने पैसे भर रहा है, सी कितने पैसे भर रहा है, किसको दे रहे हैं, बी को कितने पैसे मिल रहे हैं, ए के अकाउंट में से पैसा निकलवाना है, ए के अकाउंट में से पैसा निकलवाना है, कितना? कहां पे लिखूं, इधर के इधर, इस साइड? पक्की बात है इधर। तो ए के अकाउंट में से पैसा निकालना है, ए अकाउंट डेबिट, तो ए के अकाउंट में से पैसा निकाल दिया। नाम कौन सा यूज करेंगे? अपोजिट वाला, टू बी। समझ में आता है? पहला हो गया ए। बी, सी के अकाउंट में से पैसा निकालना है कि देना है सी को, डेबिट या क्रेडिट, कितना? तो इकट्ठा कर देंगे, उसमें भी तो वही लिखना है ना, सी के खाते में भी तो नाम तो इसका आएगा, टू बी। तो ये रिप्रेजेंट करता है ए के अकाउंट में से पैसा निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? बी के प्रति। तो जो ये होती है ना, ये रिमार्क्स पर्टिकुलर, ये नरेशन होती है एक काइंड ऑफ। ए के अकाउंट में से पैसा निकल गया, फिर यहां से उसकी नरेशन पढ़ते हैं, किसको दिया? बी को। ऐसे ही बताना सी के अकाउंट में से पैसा निकला है या सी के अकाउंट में आया है? सी के अकाउंट में से पैसा, ठीक है, मिला किसको है पैसा? अभी तक शो हो रहा है मिला हुआ अकाउंट में, अकाउंट में, एंट्री में शो हो रहा है, अकाउंट में शो हो रहा है। एंट्री को दिखाने से हो जाएगा कुछ? मतलब मैंने बोला हाँ भाई, अब आप लोग बोल रहे हो सर फीस दे दी, मान लो, मैं कहूंगा मान क्या लो, अकाउंट में डालनी पड़ेगी तब जाके बात मानेंगे। अब मुझे बताओ बी के अकाउंट में पैसा आया या अभी आना है? किस किस से आना है? तो क्या मैं इकट्ठा 3 रुपए लिख सकता हूं? अगर मैं इकट्ठा 3 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बाय ए एंड सी, ऐसा नहीं चलता सीबीएसई में। जब मैंने यहां पे लिखा ही हुआ है ए से 1 रुपया मिल रहा है और सी से 2 रुपए, तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। करवाओगे करेक्ट? एक बार करोगे ट्राई? रिटायर तो बी हुआ था ना, कुछ है गलती? पक्की बात है? अब पक्की बात है, ठीक है। तो गुडविल की ये ट्रीटमेंट है। एक काम करते हैं, इस चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल में और क्या क्या मिलना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पिछले चैप्टर का पता है सारा कुछ बोल दो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सबसे पहले हम करते थे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या आता था? गुडविल का। देखा जे ज्यादातर गुडविल का हो गया, गुडविल, ठीक है। जर्नल रिजर्व कहां पे बांटू, आप ही बता दो। आपको पता है किस किस में बटेगा? ये रिटायरमेंट तक का जर्नल रिजर्व है, मैंने हिंट दे दिया। रिटायरमेंट तक का जर्नल रिजर्व है, तो ये तीनों का कमाया हुआ प्रॉफिट है कि दो का? किस किस में बटेगा? समझ लो 3:1 में ही बट रहे हैं। 6 रुपए का ही प्रॉफिट है जर्नल रिजर्व। क्या ये बात समझ में आती है?
अच्छा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हुआ है, कहां पे आएगा? टू एडवर्टीजमेंट। यार मैं जितना मर्जी करा लूं, मैं कुछ करा ही नहीं रहा। अब नया नया था सिर्फ गुडविल की एंट्री। एडमिशन में था बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी, वहां पे ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे थे तो ए बी को मिलता था। यहां पे बैंक के थ्रू नहीं एंट्रीज हो रही, पार्टनर के थ्रू हो रही हैं। एक के अकाउंट में से बिजनेस निकाल देगा, दूसरे के अकाउंट में डाल देगा, वो ये वाली एंट्री है, बी और एसी वाली। बाकी तुम जो मर्जी बोलते रहो, सारा पुराना है। और कौन कौन सी एंट्री आएंगी ओरली बोलना? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस तरफ आएगा? 3 में या 2 में? तीनों में। यार आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम रिटायरमेंट की डेट पे, उसको खत्म करने के लिए, उसके बाद का नहीं चल रहा। ये याद रखना, सी का या बी का अकाउंट सेटल करने के लिए ये बना रहे हैं। तो आज तक जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा तीनों में बांटने, जितना भी लॉस होगा तीनों में। अगर कॉन्सेप्चुअली याद रखना चाहते हो तो याद रख लेना कि ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। एडमिशन चैप्टर के ओल्ड पार्टनर्स बोलना कौन होते थे? एडमिशन चैप्टर के ओल्ड पार्टनर्स कौन होते थे? रिटायरमेंट चैप्टर के ओल्ड पार्टनर्स कौन होंगे? रिटायरमेंट चैप्टर के न्यू पार्टनर्स कौन होंगे? ए और सी। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट होने के 6 महीने बाद बिजनेस में 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, किस किस को मिलेगा? इस पार्टनर कैपिटल का खत्म होने के बाद, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के खत्म होने के बाद, बी का रिटायरिंग पार्टनर का सारा सेटलमेंट करने के बाद बिजनेस कौन कौन रन करेगा? तो जो प्रॉफिट भी कमाएंगे कौन कमाएंगे? किस किस में बटेगा? रिटायरमेंट होने के बाद क्या बी का कोई हिस्सा रह जाएगा? तो यानी कि रिटायरमेंट तक सी का हिस्सा, बी का हिस्सा, ए का हिस्सा, तीनों का है। रिटायरमेंट के बाद सिर्फ रिमेनिंग वालों का हिस्सा होगा। तो ये आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट बन गए। कल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।